अब हमारे पास कौन सी हेडिंग है? गतिमान आवेश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, हम ये पढ़ेंगे है। और आरस्टेड ने क्या बताया था? आरस्टेड ने यही तो बताया था कि अगर कोई चालक कार है, उसमें धारा बह रही है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर धारा बहने का मतलब क्या हुआ? धारा बहने का मतलब यही तो हुआ कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, अनुगमन वेग से प्रवाहित हो रहे हैं, तभी तो धारा बहती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम डायरेक्ट कहें कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये तो कहेंगे डायरेक्ट। और अगर हम थोड़ा सा डायरेक्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस चालक कार के अंदर आवेश गतिमान रहेगा, तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहेगा, क्योंकि आवेश गतिमान होगा तभी तो धारा बहेगी, और जब धारा बहेगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक कार में अगर आवेश गतिमान है, आवेश गति अवस्था में है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आई बात समझ में? तो वही बात देखो यहाँ लिखी है, गतिमान आवेश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बोलो, क्योंकि आवेश के गतिमान से ही, आवेश के गति से ही तो धारा उत्पन्न हो रही है, और उस धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र, स्थिर आवेश। अगर एक आवेश स्थिर है, पहले लेसन का नाम ही तो है स्थिर विद्युत की, पहले चैप्टर का इसलिए तो नाम है स्थिर विद्युत की। वहां पे आवेश गति थोड़े कर रहा था, वहां पे आवेश स्थिर था, इसलिए उस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत की। एक स्थिर आवेश के कितने प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकता स्थिर आवेश, उससे रिलेटेड सारी चीजें हम पढ़ लिए। सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम ई कहते हैं। बोलो, लेकिन जब एक आवेश स्थिर ना रह के वो गति करना शुरू कर देता है, यही आवेश जब चलना शुरू कर देता है, गति करना शुरू कर देता है, तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये अपने चारों पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी की तो हम बात कर रहे हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र। जो तार में धारा प्रवाहित होती है उसकी चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, वही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, क्योंकि उसमें आवेश गति कर रहा है, इसी वजह से उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है। एक स्थिर आवेश सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये बात समझ में आई? अब हम पढ़ेंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होगा। अगर क्यों आवेश है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। आवेश के चारों तरफ, यहाँ से लिख लो, एक स्थिर आवेश के चारों तरफ, के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जबकि जबकि एक गतिमान, जबकि एक गतिमान आवेश चारों तरफ, गतिमान आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ, समझ रहे हो सब लोग? वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। अब देखो जरा यहाँ पर क्यों आवेश है, चलो हम एक तल बना देते हैं, पहले एक तल बना देते हैं। ये एक तल है, इस रखा हुआ है, प्लस क्यों आवेश रखा हुआ है, इस दिशा में गति कर रहा है, इसका वेग है इस दिशा में, ये है इस दिशा में गति कर रहा है। तो इस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, दूरी है वो है R। तो यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कि बताओ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र समान है ही हो ना। गतिमान आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। स्थिर है तो खाली वैद्युत क्षेत्र, गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी। आई बात समझ में? ये लिखा है मेरे पर। अब एक तल पे मैंने देखो क्या रखा, एक आवेश रखा, ये आवेश है प्लस क्यों, ये बड़ा सा मैंने बना दिया, प्लस क्यों आवेश है ये।
अब प्लस क्यू आवेश को गति मिल गई, इस दिशा में ये गति करना शुरू कर दिया। सुन रहे हो सब लोग, बोर्ड पे देख रहे हो। अब ये गति करना बिल्कुल शुरू ही किया है, पहुंचा नहीं वहां तक, जिसमें गति आ गई, इतना जान लो। तो वैद्युत क्षेत्र था ही इसके पास। अब इसके पास चुंबकीय क्षेत्र भी इसके चारों तरफ आ गया, और जब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक बिंदु पी खट से मैंने ले लिया, और हमने ये दूरी मान ली आर। अब बताओ इस पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यही बात को हम डिराइव कराएंगे, इसी बात का हम सूत्र बनाएंगे। आई बात समझ में? पता है बोलो कि जब आवेश किसी डायरेक्शन में गति करता है, क्यों आवेश टी सेकेंड में, तो टी सेकेंड में जितना आवेश गति करता है उसको हम क्या कहते हैं? टी सेकेंड में जितना आवेश गति करता है, भाई इसको मान लिया गति करने में यहाँ से यहाँ तक इधर जाने में टी समय लग रहा है, टी समय लग रहा है, उसी समय में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। टी सेकंड मूव किया तो टी सेकंड में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो टी सेकंड में आवेश को प्रवाह में टी सेकंड में आवेश का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है? धारा कहलाती है। तो जो टी सेकंड में आवेश का प्रवाह हुआ है वो क्या कहलाएगी? धारा, ये तो कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, बहुत ध्यान से समझना, प्लस सूक्ष्म समय अंतराल, छोटा सा समय मैंने लिया है डेल्टा टी, बहुत छोटा सा समय लगा है, और उस छोटे से समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा, तो वहां पर वो तो धारा के बराबर हो जाएगा ना में। अच्छा, जब इसने गति किया होगा तो कुछ दूरी भी तो तय की होगी, और छोटी सी दूरी तय की होगी, डेल्टा एल लिख देंगे, तय करता है, दूरी तय करता है, और ये जो दूरी आएगी वो धारा के समतुल्य हो जाएगी, है ना। तो उसके समतुल्य धारा, तो टी सेकेंड में क्यू आवेश डेल्टा एल तक प्रवाहित होने में कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो उसके समतुल्य धारा, समतुल्य विद्युत धारा, ये हो जाएगी आई बराबर क्यू अपान टी, तो क्यू अपान डेल्टा टी हो जाएगी। बताओ यही तो होगी। लो, आई बराबर क्यू अपान डेल्टा टी, इसको समीकरण नंबर 1 कर दो। चलो हिंदी में लिख देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एम्पेसो को तो समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब ये आवेश जब गति किया होगा तो कुछ दूरी भी तो तय की गई होगी, है? तो आवेश द्वारा तय की गई दूरी कितनी आएगी? दूरी डेल्टा एल है, लेकिन इसका सूत्र क्या बनेगा? आवेश द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी डेल्टा एल बराबर कितना होता है? दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुणे समय, और इसका वेग है कितना? v, देखो v है, v वेग से, चाल यानी वेग, वेग गुणे समय, समय कितना लगा है? छोटा समय लिए हो ना, ये देखो डेल्टा टी सेकेंड, ये हो जाएगा। तो ये समझ में आई बात। नंबर 2। अब इसने छोटी सी दूरी तय कर ली है, और छोटी सी दूरी तय करने में छोटे से अल्पांश के लिए थोड़ी सी दूरी तय कर ली है, छोटे से अल्पांश में, छोटे से अल्पांश में थोड़ा सा एक हिस्सा है इधर की तरफ, और उसकी वजह से थोड़ी सी धारा बहेगी, इसको हम आई कह रहे हैं, है ना। तो ये देखा जाए तो छोटा सा एक अल्पांश नहीं बन गया। एक तार में हम अल्पांश लेते नहीं लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल लेते नहीं लेते हैं, उसमें भी तो धारा बहती है, तो धारा बहुत छोटी दूरी तक के लिए तो बहती है, उसी को हम आई कहते हैं, एक अल्पांश में बहने धारा। और फिर यहाँ से कोई बिंदु पी लेते हैं, फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, यानी कि यहाँ बायो सेवर्ट यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? छोटी सी दूरी तय कर रहा है, आवेश छोटी सी दूरी तय कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी धारा बह रही है थोड़ी दूरी के लिए। तो वहां पर बायो सेवर्ट का नियम लग सकता है कि नहीं लग सकता? लग सकता है, बिल्कुल समझ लो तार के जैसे तार सेवर्ट का नियम लगाएंगे, बायो सेवर्ट के, देखो कितना इंपॉर्टेंट बायो सेवर्ट का नियम हर जगह यूज किया जा रहा है, बायो सेवर्ट के नियम से। अब बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है, चंदा बताओ? D बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल, डीएल लिख दो, या हमने डेल्टा लिखा तो तुम डेल्टा लिख दो यहाँ पे, तो डेल्टा लिख दो साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, इस बायो सेवर्ट के में समीकरण 1 और 2 से मान रख दो, आई का मान और डेल्टा एल का मान। ठीक, सूत्र
सूत्र में समीकरण 1 व 2 से आई तथा डेल्टा एल के मान रखने पर, रख दे मान, तो बी बराबर क्या बनेगा, बी बराबर बनेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, आई हटा देंगे, फिरोज आई हटा देंगे, आई हटा के क्या लगा देंगे, डेल्टा टी लगा देंगे, क्यू अपान डेल्टा टी लगा दिया आई की जगह पर, फिर डेल्टा एल हटा देंगे, बायो सेवर्ट के सूत्र से डेल्टा एल हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, गुणे v इंटू डेल्टा टी लगा देंगे, फिर क्या है साइन थीटा, तो गुणे साइन थीटा लिख देंगे, फिर बीच बटे में क्या है आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखो, ठीक। तो बी बराबर देखो क्या कटेगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, क्या बना म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू वी बस साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये एंगल जो साइन थीटा है ना, ये है साइन थीटा, थीटा कोण ये है, बना ले चित्र में। अच्छा मात्रक बताओ जरा ज्योति, बी का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अगर कहीं पड़ोस से कोई आवेश गुजर रहा हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हो आर दूरी पर, आई बात समझ में। दिशा क्या होगी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दो, फिरोज बताएंगे, इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, मान तो निकल गया फार्मूले से, दिशा बताओ, दाएं हाथ का नियम लगाओ, अंगूठे को कहाँ रखना है, धारा की दिशा में, धारा किस दिशा में बह रही है, अरे ऊपर तो आवेश जा रहा है ना, धन आवेश अगर जा रहा है तो धारा उसी दिशा में है, अगर ऋण आवेश जाता तो उलट देते, इसी दिशा में धारा बह रही है क्योंकि धन आवेश जा रहा है ना, तो धारा की दिशा हो गई, उंगलियां हमारी टी की दिशा में, उस बिंदु की तरफ जिधर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है उसी तरफ तो है, और तो बाहर धक्का लगने की जो दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो बाहर की तरफ यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ होगी। प्रैक्टिस किया करो, जहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र वहां पे निकालो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने आप सब। अच्छा इसका सदिश निरूपण देखो, सदिश रूप में अगर इसको हम देखें तो कैसे निकलेगा ये सूत्र, ये सदिश रूप में भी पूछ लेते कभी कभी, सदिश रूप में ये सूत्र कैसे बने, सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, 4 पाई तो सदिश है नहीं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दो ऐसे। अब ये साइन थीटा है, साइन थीटा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणन हुआ है, अब सदिश गुणन को हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों है ना, क्यों तो अदिश राशि है, ये अदिश राशि इसको साइड में कर दो, दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है, तो बचा कौन v, सदिश राशि है, इधर v कर दिया, v वेक्टर, और गुणे और तो कुछ बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक r ले लेंगे ऊपर, r ये भी तो सदिश है, ये इन दोनों का r, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की गुणनफल और साइन थीटा के बराबर होता है, आई बात समझ में, आर दूरी, अब नीचे आर के पावर कितना हो जाएगा, ऊपर एक बढ़ा नहीं लिए 3 हो जाएगा आर के पावर, अब जब काटेगा तो एक ऊपर से कम हो जाएगा, हट जाएगा क्योंकि दोनों का क्रॉस गुणन हो रहा है, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो इस सदिश को इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ बच्चे इनमें समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो एक बात बता दे तुमको, अगर ए एक सदिश राशि है तो ए एक सदिश राशि है और दूसरा बी भी सदिश राशि है, अगर दोनों का क्रॉस गुणन हो रहा है तो हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और अगर ए एक सदिश राशि है और बी भी सदिश राशि है और दोनों का गुणन डॉट प्रोडक्ट के रूप में हो रहा है, इस तरीके की गुणा हो रही है, तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे पहले से देखो साइन थीटा था, इसका मतलब बीच में क्रॉस लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, देखो क्रॉस लगाया नहीं लगाया, एक सदिश हमको मिल रहा है कौन v, दूसरा सदिश नहीं मिल रहा है, इसलिए हम r ऊपर r की गुणा कर दिया, r एक सदिश है ना, स्थापन है, और जब ऊपर मैंने एक एक्स्ट्रा r से गुणा कर दिया तो नीचे r स्क्वायर भी r क्यूब बन जाएगा, ताकि बाद में फिर कट के वो r स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, और साइन थीटा हट जाएगा, देखो इसमें साइन थीटा है कहीं नहीं है, ये इस तरीके से लिखा था, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, आई बात समझ में। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताना हमको, अब इसको उतार लो आराम से।